ओके, सो द फ्रेश नेक्स्ट टॉपिक थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या देखना है, लेट्स सी। छोटी छोटी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लो, किसी भी कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देंगे, कोई एक कंडक्टर है, इसे हमने एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। सो व्हाइल मूविंग दे लॉस सम देयर काइनेटिक एनर्जी। व्हाइल मूविंग, वो तो कोलाइड करते हैं ना भाई, एक दूसरे के साथ उनका कोलिजन होता है। सो ड्यूरिंग कोलिजन दे लॉस सम पार्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन द कंडक्टर विल बिकम हॉट। और इसी को ही कहते हैं हम थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिखो, हेडिंग लगाओ इसका, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हम बोल सकते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक current when an electric current passes the conductor, it becomes hot and its temperature increases. Its temperature increases. This is known as Joule heating effect. This is known as Joule heating effect. इसी को हम नाम दे दिया Joule heating effect. Second point, this is because moving free electrons in the conductor loses their kinetic energy during collision in the form of heat. In the form of heat. सिचुएशन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, कोई कंडक्टर है, बैटरी, ईएमएफ ई लगा देते हैं इसको, दिस इज ईएमएफ सोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोलिजन होता है, एंड बिकॉज ऑफ कोलिजन हीट इज लिबरेटेड। हीट, ठीक है। सो रिमेंबर, एक्सटर्नल सोर्स लगाने के बाद ही ये हीट प्रोड्यूस्ड होगी। देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स, these are moving in random direction, then the net average velocity zero होती है, तो heat produce नहीं होगी। So always when you connect the EMF source, some amount of heat will be produced. इसको ही कहेंगे हम thermal effect of electric current। लिखो इसे। So
इन द नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग लगा पावर सप्लाइड एंड अब्सॉर्ब बाय द बैटरी, पावर सप्लाइड एंड absorbed by the battery, बैटरी से या सोर्स को। जनरली ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डीसी सोर्स की बैटरी लेते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे अल्टरनेटिंग करंट में क्या फिनोमिना होता है। ओके, सो इन दिस सेक्शन कंसिडर करते हैं एक बैटरी। सर ऑल्टरनेटिंग करंट भी एक इसी चैप्टर बैटरी में हमारे है? पास है। नहीं नहीं नहीं, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, वो 2-3 चैप्टर बाद आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद आएगा वो। सो ये बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, ठीक है। यहाँ से कोई करंट जा रहा है आई, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज आई, ठीक है। ये कोई बड़े सर्किट का एक छोटा सा एलिमेंट हमने दिखा, ठीक है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं फॉर आइडियल बैटरी, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है ना, इसलिए मैंने कहा है इसका आइडियल बैटरी। फॉर आइडियल बैटरी, अगर हम यहाँ से चलते हैं इस एलिमेंट का पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, तो ये होगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई एम एफ ई, ठीक है। ऐसा इमेजिन करो, यहाँ से हमने वायर कनेक्ट किए, so this is at higher potential and this is at lower potential, so Va minus Vb is equals to EMF E, ठीक है। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता कुछ, तो हम यहाँ पे माइनस आई आर लिखते हैं, क्योंकि ये आइडियल बैटरी है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इसका नहीं है। सो यहाँ से करंट निकल रहा है, तो दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय बैटरी इन 1 सेकेंड। उससे क्या मिलेगा देखते हैं। आई एम सेइंग वर्क डन बाय बैटरी। हमें पता है बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब बैटरी काम करती है ना। क्या काम करती है बैटरी? एनर्जी सप्लाई करती है, किसको? किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करने के लिए। तो हमने कहा कि वर्क डन बाय बैटरी इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड टू मेंटेन द करंट सप्लाई, टू मेंटेन द करंट सप्लाई। सो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके, हम पर सेकंड निकाल रहे हैं, वर्क डन पर सेकंड, मतलब हम यहाँ पे लेंगे चार्ज पर यूनिट टाइम। वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन पर सेकंड, सो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट टाइम लेंगे। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होगा? इट इज करंट, सो दिस विल बिकम चार्ज पर 1 सेकेंड। चार्ज पर 1 सेकेंड मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज Q by T, विच इज इक्वल्स टू करंट I। सो अगर सिर्फ वर्क डन हम लिखते हैं, तो ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता। हमने कहा है वर्क डन पर यूनिट टाइम, चाहे 1 सेकेंड पूछो चाहे 2 सेकेंड पूछो, लेकिन पर यूनिट टाइम लिया है ना, तो दिस विल बी चार्ज पर यूनिट टाइम। इस चार्ज को हम लिखेंगे अभी चार्ज पर यूनिट टाइम, विच इज नथिंग बट द करंट I। so this is I into potential difference is E, ठीक है। potential difference is E, that is EMF of the battery, because it is ideal battery, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर होगा। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज का यूनिट होगा जूल पर सेकेंड। तो हमने वर्क डन पर सेकेंड निकाला, अभी इसी को ही हम पावर कहेंगे ना, वर्क अपॉन टाइम इज पावर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, बाय द बैटरी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। कितनी पावर सप्लाई की?
इसको हम P से दिखाएंगे, विच इज इक्वल्स टू EMF इंटू करंट I। क्या से उठाया है, इसी को ही हमने क्या लिखा है, पावर। इसको T लिख दो, WT, मतलब समझ में आएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम है। नहीं तो तुम मुझे पूछोगे सर वर्क पावर कैसे हो गया। इट इज वर्क डन बाय बैटरी इन 1 सेकेंड, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। यूनिट क्या है इसका, जूल पर सेकेंड। यही क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम इज पावर। सो पावर का फॉर्मूला आ गया, कितनी पावर बैटरी सप्लाई कर रही है टू द एक्सटर्नल सर्किट इज EMF इंटू करंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा केस बना सकते हैं हम। इसको बोलेंगे हम एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। दिस इज द केमिकल एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या हम इसको कोई और दो तीन वर्ड्स में लिखना चाहेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं ना, बैटरी के अंदर केमिकल प्रोसेस होती है। सो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन this chemical energy is getting converted into electrical energy। ठीक है। सो नीचे लिखो, सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये क्या हो रहा है, बैटरी से करंट निकल रहा है, मतलब दिस इज डिस्चार्जिंग। सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy। chemical energy is converted into electrical energy। और इसी को कहेंगे, ये क्या है, दिस इज डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग मोड ऑफ ए बैटरी। फिर चार्जिंग मोड भी होगा, वो समझ लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड में टर्मिनल्स उल्टे हो जाएंगे, टर्मिनल्स वैसे ही रखते, करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल, जो करंट है इसको आई, करंट आई हम इसे सप्लाई करेंगे ये बैटरी को। ठीक है। एक्सटर्नली यहाँ पे कोई बैटरी लगा देंगे हम, सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स हमने कनेक्ट किया, वो उसे करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज चार्जिंग मोड। ठीक है। जब डिस्चार्ज कर रहा था तो पावर इसने इतनी सप्लाई की, जब ये चार्ज करेगा खुद को तो इतनी अमाउंट की ही पावर सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। सो इसको तो पहले लिख दो, दिस इज चार्जिंग मोड ऑफ ए बैटरी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पावर absorbed by the battery। So word we will use here, power absorbed। सिंपल सी बात है, समझ लो, पावर absorbed by the battery। उसको भी P से दिखाएंगे और फॉर्मूला भी वही रहेगा, EMF इंटू करंट I। ठीक है। तो चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्जिंग क्या होता है, ये हमने समझ लिया। डिस्चार्जिंग में करंट विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी, when the cell is charging itself the current will be coming towards the battery। एक्सटर्नल सोर्स से करंट हमें मिलेगा और यहाँ पे हम बैटरी से करंट को सप्लाई करेंगे। हमने पहले वर्क डन बाय द बैटरी इन 1 सेकेंड निकाला। वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो चार्ज पर यूनिट टाइम हो जाएगा करंट I, और वर्क डन पर यूनिट टाइम ही हो जाएगा पावर P। ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका पावर का, जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वैट। तो पावर का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट वैट। यहाँ पे भी लिख दो वैट। सो नाउ मूविंग अहेड, हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। हेडिंग लगाओ, हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। सो कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई रेजिस्टेंस है।
ठीक है, आर। यहाँ से इसको करंट आ रहा है आई। देखो करंट का हवा से नहीं आएगा, हमने बैटरी लगाई होगी ऑब्वियसली, तभी यहाँ पे करंट आया होगा। तो जनरली कुछ दिखाना होता है तो उतना ही हम पोर्शन दिखाते हैं, क्योंकि पता ही है कि बैटरी लगाओगे तभी करंट आएगा। सो लेट्स से करंट आई इज इनकमिंग इनटू द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ करंट जाएगा, ये करंट को रोकेगा, यहाँ से कुछ हीट रिलीज हो जाएगी। रेजिस्टर का काम क्या होता है? करंट को रोकना। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हीट विल बी रिलीज्ड और डिसिपेटेड इन द एटमॉस्फेयर बाय दिस रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कोई फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं, हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला, पावर का और एनर्जी का, रेजिस्टेंस के अंदर कितनी हीट डिसिपेट होगी उसका निकालना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, वोल्टेज इक्वेशन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? करंट आई इंटू रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इफ चार्ज क्यू इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस, हम क्या करेंगे, करंट पास हो रहा है रेजिस्टेंस से, मतलब क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है। सो इफ वी से लाइक दैट, इफ अ चार्ज q is passed through a resistor, then वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क रिक्वायर्ड, वर्क required in passing this charge will be, वर्क रिक्वायर्ड इन पासिंग द चार्ज विल बी, कौन करेगा वर्क? ये बैटरी करेगी। क्या करेगी बैटरी? चार्ज को रेजिस्टेंस के अक्रॉस पास करेगी, एनर्जी खर्च करेगी ना, राइट। पासिंग थ्रू द चार्ज विल बी लिखेंगे W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, हम बैटरी दिखाई देते हैं यार, चल यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, ये बैटरी का ईएमएफ है ई। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था, अगर पिछले स्लाइड में चलते हैं, वर्क टाइम जब हमने लिया था, तो यहाँ पे मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया था वो था ईएमएफ ऑफ द बैटरी। दिस इज पावर सप्लाइड और एब्जॉर्ब बाय द बैटरी। ये बैटरी के बारे में बात चल रही थी, तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो लिखा था हमने यहाँ पे। यहाँ पे बात चल रही है कि हीट डिसिपिएटेड इन द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेंगे। तो यहाँ पे मैं ई नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वी एम माइनस वी बी, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में वर्क डन की बात चल रही है। ठीक है, ओके चलो। और वी ए माइनस वी बी को हम सब्सटीट्यूट करेंगे आई आर। लेट सब्सटीट्यूट दिस। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू आई आर। ठीक है, ऑल राइट। नाउ इफ आई से वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डब्ल्यू टी लिख देते हैं। सो डब्ल्यू सफिक्स टी क्या हो जाएगा वो, दैट इज क्यू बाई टी इंटू आई आर। पर यूनिट टाइम मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे। सो क्यू बाई टी क्या होगा यहाँ पे, I करंट आई। क्यू बाई टी इज करंट आई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। So this WT can be represented as I into IR, that is I square R, I square R। ठीक है, अभी कितना इसको WT लिखे, P लिख दो, P is equals to I square R। क्यों सर ऐसा? वर्क अपॉन वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर। इसका एक फॉर्मूला हमें मिल गया, I square R। पावर हमें निकालनी है हीट एनर्जी, लेकिन मिल गया पावर, तो ले लेते हैं इसे। दिस इज थर्मल पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। दिस इज thermal power dissipated in resistance।
ठीक है, यूनिट क्या होगा, वैट, इसका यूनिट क्या होगा, वैट। लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी था, बैटरी ने अपना काम कर दिया, मैं इतनी पावर दे दी थी, ले रेजिस्टेंस ने क्या किया, हाँ दे दो, क्या कर रहे हो तुम, दे दो, और इतनी पावर की, इतनी पावर उसने रिलीज कर दी, वेस्ट चली गई ना, ये थर्मल पावर डिसिपेटेड कहा जाएगी, ये थर्मल पावर एटमॉस्फेयर में क्या होगा उससे, ये रेजिस्टर गर्म हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगी। रेजिस्टर क्यों लगाते हैं, अगर किसी सर्किट में एक्सेस करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस करंट को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये गर्म हो जाएगा। इसलिए तुम कभी लैपटॉप चार्ज करो या बड़े बड़े डिवाइसेस चार्ज करो तो उसका एडेप्टर गर्म हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, चार्जिंग के प्रोसेस में, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टर वगैरह होता है, वो एक्सेस एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो एडेप्टर गर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गर्म हो जाएंगे। ठीक है, सर आप एक बार थोड़ा सा फिर से बता सकते हो सर, मैं कौन सा सिस्टम लैग पोर्शन कर बेटा, गया था बीच में। कोई नहीं, अ, ये यहाँ पे बोल रहा था मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है एक्सटर्नल बैटरी से, हम जानना चाहते थे कि ये रेजिस्टेंस आर में कितनी हीट डिसिपेट हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे लगाया कि इसके अंदर से क्यू चार्ज पास होगा, तो कितना काम करना पड़ेगा इस बैटरी को, इसको क्यू चार्ज इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास करने के लिए, तो हमने कहा वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे वी ए माइनस वी बी हम लेंगे, क्यों, क्योंकि वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो हमने लिखा क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी को हमने लिखा आई आर, सब्सटीट्यूट कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ वर्क डन पर यूनिट टाइम, सो डब्ल्यू को मैंने डब्ल्यू सफिक्स टी लिख दिया, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, सो डिवाइडेड बाय टाइम, क्यू बाय टी हो गया आई, so ये I into I हो गया I square, so work done per unit time is nothing but power P, so that is I square R is nothing but the thermal power dissipated in the resistance। ओके सर, ठीक है, सही so समझ गया। let's find out the heat, we got the power, हमारे पास पावर है, हमें अभी हीट एनर्जी निकालनी है, तो नेक्स्ट पेज पे इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हमें पावर मिली थी ना, दैट इज थर्मल पावर, पी टी एच लिखते हैं इसे, पी टी एच, क्या मिला था हमें आंसर, आई स्क्वायर आर, यूनिट वैट। ठीक है, सो एक केस यहाँ पे कंसिडर करते हैं, केस वन, क्या है केस वन, इफ करंट आई इज कांस्टेंट, जो करंट बैटरी सप्लाई कर रही है वो कांस्टेंट है, देन टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन टाइम टी, टी टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई, पावर से हमें निकालना है। ठीक है, सो पी का फॉर्मूला मैंने फिर से लिखा, आई स्क्वायर आर, पावर को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, डी टी इधर लेके आओ, मतलब हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, इट विल बी आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, इंटीग्रेट करते हैं, जीरो टू टी, जीरो टू एच, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आ जाएगा एच, राइट हैंड साइड आई स्क्वायर आर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा वन डी टी, क्योंकि वेरिएबल कुछ नहीं है तो वेरिएबल वन होगा, तो यहाँ पे यह जाएगा आई स्क्वायर आर, वन का इंटीग्रेशन इज टी, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो टू टी, तो वो वही आएगा, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज द फॉर्मूला, इसका यूनिट क्या होगा, जूल, तो हमें फाइनली मिल गया कितनी हीट प्रोड्यूस होगी या कितनी हीट रेजिस्टेंस से डिसिपेट होगी, या रेजिस्टेंस से कितनी हीट निकलेगी, तो आई स्क्वायर आर टी, तो किसके ऊपर डिपेंड है वो, इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच करंट यू आर सप्लाइंग एंड फॉर हाउ मच टाइम यू आर सप्लाइंग दिस करंट, आर तो खैर वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, so heat depends upon the current and the time to which। second case, ये सेम टाइप का फॉर्मूला 10th में भी है ना कहीं? वही फॉर्मूला, फॉर्मूला थोड़ी ना भाई चेंज है, जो पर ये वही वाला फॉर्मूला फॉर्मूला है ना, है। हाँ, आई स्क्वायर आर टी। यस, वही फॉर्मूला। second case, if I is equals to function of time
ब्रैकेट को क्या हुआ, फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज वेरिएबल करंट, करंट वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तब क्या करेंगे, तब इंटीग्रेट कर लेना, h इज इक्वल्स टू 0 टू t I स्क्वायर r dt। करंट का कोई इक्वेशन दिया है t क्यूब माइनस 2t, और पूछ रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट कितना होगा 2 सेकेंड के बाद, तो हम उसे इंटीग्रेट कर लें। हार्डली कोई क्वेश्चन मतलब बनाएंगे इसके ऊपर। चूल केस 1 केस 2। सो नेक्स्ट हेडिंग, इसके बाद हम पढ़ते हैं पावर कंज्यूम बाय ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस। पावर कंज्यूम्ड बाय ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस। मतलब कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस अगर हैं तो हम कह देते हैं इसको कि ये ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस है, मे बी सीरीज मे बी पैरेलल। तो हमने जनरलाइज्ड वर्ड यूज किया, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक, इसके अंदर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से या एक्सटर्नल सेल से। ठीक, वी दिखाएंगे, वी दिखाओ या ई दिखाओ, ई दिखाया मतलब आइडियल बैटरी है, वी दिखाया मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ए और बी 2 पॉइंट्स है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट जाएगा, यहाँ से करंट वापस आ जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। हम जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस जब होते हैं तो उसका हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे जो कुछ आएगा। सो इसका आर इक्विवेलेंट होगा आर सफिक्स ई क्यू। इस ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस का मान लेते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर ई क्यू। तो ये पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से हमने निकाला। पहले तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल दिया था तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो करंट आ गया वी अपॉन आर क्यू। जब करंट आ जाता है तो बहुत सारा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। जैसे करंट आ गया तो बाकी की चीजें बताना बहुत आसान। क्या बताना आसान है, पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम बाय द ग्रुप, ये पूरे बंच ऑफ रेजिस्टेंस ने कितनी पावर कंज्यूम की, उसके लिए हमने पहले उसका आर इक्विवेलेंट निकाला तो मुझे करंट मिल गया। तो हम अभी बता सकते हैं, पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो आर पूरे ग्रुप का है तो आर इक्विवेलेंट लगा देंगे। ठीक है, कोई तुम्हें पूछेगा भैया अभी सिंगल रेजिस्टेंस का बताओ, सिंगल रेजिस्टेंस में इस पूरे ब्रांच में से ये कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी, तो वो भी यहाँ से निकाल लेंगे। इसको हेडिंग दे देते हैं अलग, पावर, फॉर्मूला वही रहेगा, पावर कंज्यूम बाय द सिंगल रेजिस्टर। टाइपिंग वगैरह मत करो, राइटिंग करो। P इज इक्वल्स टू आई डैश स्क्वायर इंटू आर। सो आई डैश क्या होगा, करंट थ्रू सिंगल रजिस्टर। ठीक है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझ लेंगे, ये तरीका होगा। ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस का पूरी पावर कितनी कंज्यूम है तो आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। वो सभी करने के लिए पहले तो हमें करंट लगेगा, करंट निकाल लेंगे। ग्रुप का पूछेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का पूछेंगे तो हम कहेंगे आई डैश स्क्वायर इंटू आर। आई डैश क्या होगा, ये रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और यहाँ पे लैम्प के प्रॉब्लम आते हैं, बल्ब।
बल्ब वाले प्रॉब्लम यहाँ पे पूछते हैं। क्या बल्ब वाले प्रॉब्लम पूछते हैं उसका भी इंट्रोडक्शन हो जाए यहाँ। क्या लैंप रेटिंग, लैंप रेटिंग बोल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लैंप रेटिंग, कोई बल्ब है, हार्ट शेप का बल्ब, यहाँ पे इसकी रेटिंग दी है। मतलब जब तुम मार्केट से बल्ब खरीद के लाओगे, लिखा होता है उसके ऊपर 100 वैट और ये लिखा होता है 200 वोल्ट। ठीक है, मतलब 200 वोल्ट पे ये मैक्सिमम आउटपुट कितना देगा, 100 वैट का। मैक्सिमम पावर आउटपुट इसकी कितनी है, 100 वैट। इसको कहते हैं पावर रेटिंग। ये जो लिखा होता है इसको हम कहते हैं पावर, ये जरूरी है, पावर रेटिंग। ठीक है, 200 वोल्ट पे ये 100 वैट का मैक्सिमम पावर आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस भाई साहब का, बल्ब भाई साहब का रेजिस्टेंस कितना है हम वो निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस टू इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लैम्प। रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प यू कैन से, अब इसके अराउंड क्वेश्चन मिलेंगे हमें। रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, आर इज इक्वल्स टू, आर क्या होगा, पी आई स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी पी अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो करंट नहीं है ना, तो इसका दूसरा फॉर्म हम बना सकते हैं क्या, हम क्या यहाँ पे ये इक्वेशन को हम वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज v by r equivalent here, तो पावर का दूसरा फॉर्म भी बन जाएगा। सो p कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एट आई स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर अपॉन r इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू r इक्विवेलेंट। एक चला जाएगा तो जो पावर मिलेगी दूसरे फॉर्म में, p इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, p is equals to v square by r. So we have two forms. So यहाँ पे दिया था पावर रेटिंग 100 वैट, मतलब पावर कितना मैक्सिमम कंज्यूम करेगा ये बल्ब, 200 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस पूछा है तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी। तो V और P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें रेजिस्टेंस R मिल गया। ये लैंप का रेजिस्टेंस है 400 ओम। Figure shows two lamp L1 and L2 in series and connected across 100-volt battery. Find the power consumed by each lamp. और इनकी फिगर ये ऐसी है, इनकी फिगर, ये दो बल्ब, लैम्प 1, लैम्प 2 connected to a battery of 100 volt rating। और इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लिखा है 200 वोल्ट कॉमा 100 वैट। इसके लिए लिखा है 200 वोल्ट कॉमा 200 वैट। क्वेश्चन देखा हमने, काफी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। दो लैंप लगाए, सीरीज में है, अच्छा सीरीज में है, बैटरी से जोड़ा है 100 वोल्ट। ओके, क्या बोला है, फाइंड द पावर कंज्यूम बाय ईच लैंप। तुम कहोगे सर 100 वोल्ट 100 वैट तो दिया है ना यहाँ पे, तो 100 वैट इज नॉट अ पावर कंज्यूम्ड, ये मैक्सिमम 100 वैट कंज्यूम कर सकता है। क्या ये केस में ये 100 वैट कंज्यूम करेगा क्या, वो नहीं। डिपेंड करेगा कि तुमने एक्सटर्नल बैटरी कितनी लगाई। तो उस तरीके से इसको डील करते हैं। तो पहले हम करते हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं ईच लैंप का। ये दो डेटा क्या गिवन है, ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम, उसको पावर रेटिंग दूसरा वर्ड, और ये
उसकी पोटेंशियल रेटिंग। इससे क्या मिलेगा, इससे ये लैंप का मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा। मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे R1 एंड R2। उसके बाद ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा P1 एंड P2, ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये स्टेप 1 हमारी रहेगी, हम रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप 2 में हम इन सब के पावर कंज्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, रेजिस्टेंस ऑफ L1 and L2, so P is equals to V square by R। तो R क्या होगा, R will be equals to V square V by square by P। ठीक है, तो R1 निकाल लो, R1 is equals to V1 square by P। V कितना है, कौन सा V पुट करेंगे, बैटरी, एक्सटर्नल वाला। जो बैटरी एक्सटर्नल वाला 100, ये 200 वोल्ट पुट करने से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, यस राइट। नहीं, हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो यही डेटा यूज करेंगे। नहीं सर, लेकिन ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन इसकी पावर रेटिंग। सो व्हेनेवर वी सर कैलकुलेट द रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी है। हाँ, तो ये हमने रेजिस्टेंस बनाया है, मार्केट से खरीद के लाया ये लैंप। इसका जो रेजिस्टेंस है, तो हमने चेक किया ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो चेक किसके लिए किया, ये रेटिंग के लिए किया, 100 वैट एंड 200 वोल्ट। तो ये जो गिवन डेटा है, यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा और ये इससे पावर कंज्यूम मिलेगी। So remember, when you calculate the resistance, we use this power rating and this voltage। ठीक है, तो यहाँ पे V1 को क्या पुट करोगे, यू पुट 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी पावर रेटिंग कितनी है 100, दिस इज 100, ये कितना बन जाएगा, दिस इज 400 ओहम। सो ये जो रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 400 ओहम। ठीक है, वो कहाँ से निकाला, उसके पावर रेटिंग फॉर्मूला, फॉर पावर रेटिंग के इंफॉर्मेशन। R2 निकालेंगे, V2 स्क्वायर अपॉन P2, कितना है पोटेंशियल इसका 200, सो 200 का स्क्वायर अपॉन 200, तो ये आ जाएगा 200 ओम। इसका रेजिस्टेंस हमें मिल गया 200 ओम। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस मिल गए, उसके स्पेसिफिकेशन से, यू कैन कॉल इट एज स्पेसिफिकेशन से रेजिस्टेंस हमें मिल गया। हमें चाहिए पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लेके आते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो पावर, ये फर्स्ट था, अभी निकाल रहे पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम बाय लैंप L1। पावर के लिए फॉर्मूला P1 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। I स्क्वायर कितना है, करंट, करंट निकालना पड़ेगा ना, वी रिक्वायर्ड करंट नाउ, करंट के बिना कैसे निकलेगा। सो 0.16 एम्पीयर है कि करंट। ठीक है, ओके, करेक्ट। तो ये इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। अगर इसके सिर्फ बल्ब के रेजिस्टेंसेस हम दिखाएंगे, और ये 100 वोल्ट है, ये 400 है, और ये 200 है, तो यहाँ से करंट मिल सकता है मुझे। करंट कितना आएगा, V बाय आर, V कितना है 100, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज। सीरीज में, 600, दैट इज 1/6 एम्पियर। तो हमने करंट निकाल लिया, स्टेप को 2 देना चाहिए, दिस इज स्टेप 2, और ये हमारी स्टेप 3 है। सो वी गॉट करंट गाइस 1/6 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो लैंप 1 में से कितना करंट जाएगा 1/6 एम्पियर, लैंप 2 में से कितना करंट जाएगा 1/6 एम्पियर ओनली। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1/6 का स्क्वायर इंटू लैंप 1 का रेजिस्टेंस कितना है 400, सो दिस इज 400। ठीक है, कितना आएगा ये आंसर, सर ये 100/9। 10.24। ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन में रहने देता हूँ, ओके 100/9।
The second, power consumed in lamp 2. Power consumed by lamp L2. So यहाँ पे P2 is equals to I square R2, 1/6 का square into R2 is 200 is equals to कितना आएगा ये 50/9 वैट। 5.12. ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। 100/9 and 50/9 are the power consumed by the lamp L1 and L2.